नमस्कार दोस्तों, पटवार मैराथन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पटवार मैराथन क्लासेस की सभी क्लासेस ले रहे होंगे और आपको यह क्लासेस बहुत पसंद आई होगी। स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है इस क्लासेस के प्रति। जो हमने यह कदम उठाया है लॉकडाउन को लेकर के, यह कदम हर स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है और स्टूडेंट्स घर पे रह के लॉकडाउन के अंदर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। पटवार का अगर किसी ने सिलेबस पहले कर रखा है, वो इस मैराथन क्लास के द्वारा वापस से रिवाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये हर ज़रूरतमंद तक क्लास पहुँच सके। बहुत से लोग घरों पे बैठे हैं, वह भी इस क्लास को लीजिए, जिससे कि आप भी इस क्लास से के माध्यम से एक सरकारी सेवा में आ सको। क्योंकि पटवार में सिलेक्शन करवाना कोई इतना हार्ड नहीं है। आप अपनी रणनीति से पढ़िए, निश्चित आपका पटवार में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब पटवार की परीक्षा भी होगी, इसलिए अपनी तैयारी को आप निश्चित निरंतर रखिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आज मैं आपके सामने संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ और वो है हमारा नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संविधान का नीति निर्देशक तत्व। अब जो ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इसका क्या है, पूरा इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका के कौन से भाग से दिया गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग 4 से इसको क्या किया है, लिया गया है और इनके अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं और इसका अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक इसमें अनुच्छेद हैं। 36 से 51 अनुच्छेद हैं और ये भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, और यह आयरलैंड के संविधान से दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर में आपको सीधा पूछा जाएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं और इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, सकारात्मक है। इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि पेपर में आपको पूछ लिया जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व है, इनकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है, तो दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इसलिए ही इसे सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा निर्देश के रूप में प्राप्त है। ये क्या है, एक तरह के दिशा निर्देश है दोस्तों, दिशा निर्देश। इन्हें राज्य के कर्तव्य भी कहते हैं। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य के कर्तव्य किसे कहते हैं। तो राज्य के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों को कहते हैं और इन नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान में शामिल किया गया है। इनका जो मेन शामिल करने का मोटिव क्या है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। तो दोस्तों, ये तो कुछ नीति निर्देशक तत्व के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि जो लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिया, जैसे कि हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा इसको है, इन्होंने कहा है कि संविधान की अनोखी विशेषता नाम दिया है इसका नीति निर्देशक तत्व का। इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषता है। इसी प्रकार एक थे ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा है। राज्य की आत्मा बोला है इन्होंने, राज्य की आत्मा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है, राज्य की आत्मा बोला है। एक हमारे थे केटी शाह जी ने क्या बोला है, केटी शाह ने बोला है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इन्होंने क्या बोला है कि एक चेक की भांति है और जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो ये कुछ कथन थे, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसके बारे में क्या कहा, केटी शाह ने इसके बारे में क्या कहा। ये बहुत बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये हमने सारी इसकी बेसिक जानकारी पढ़ ली। अब हमें पढ़ेंगे इसके जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 36 से 51 इसके अनुच्छेद हैं और सबसे पहला अनुच्छेद है इसका 36। इसमें क्या लिखा हुआ है, मेन चीज़ देखो, अपने को मेन चीज़ें पढ़नी है, कचरा नहीं पढ़ना। तो 36 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 36 में क्या कहा है कि जो राज्य की परिभाषा दी गई है और
ये जो परिभाषा है वह यही वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ये वही परिभाषा इसके अंदर दी गई है। फिर जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 37। इसमें क्या लिखा गया है कि कोई न्यायिक शक्ति लागू नहीं होगी। 37 में क्या लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर कोई न्यायिक शक्ति लागू नहीं होती है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मतलब क्या है, ये वाद योग्य नहीं है, इनमें कोई न्यायिक शक्ति लागू नहीं होती है। तो सीधा पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 37 पे नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा गया है कि इनको वाद योग्य नहीं है, ये कहा गया है। फिर अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं हम 38 में क्या कहा गया है कि राज्य है जो ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। 38 में इसने यही बोला है कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके तथा लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। इसने ये 38 के अंदर बोला है। फिर जो अगला अनुच्छेद है अपना कि राज्य अपनी जो नीतियां हैं, अनुच्छेद 39 में क्या बोला है इसने कि जो राज्य है वो अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि स्त्री और पुरुष को क्या है समान रखेगा। नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि जो स्त्री और पुरुष है इनको हर चीज के अंदर वो समान रखेगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उन दोनों को वेतन भी समान मिलेगा। मतलब कि इसने क्या कहा है कि समान नीतियां, जो भी नीतियां बनाई जाएगी वो सभी को देख करके समान बनाई जाएगी। एक इसमें यह बताया गया है कि राज्य ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगा जिससे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगा जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। एक इसमें जो महत्वपूर्ण नीति है कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता। यदि किसी व्यक्ति को विधिक सहायता की जरूरत है तो उसको क्या करेगा, ये निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराएगा। और निःशुल्क विधिक सहायता में कौन कौन से थे, जैसे नलसा, सलसा, डलसा, ये क्या आते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता के अंदर आते हैं। फिर जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य है जो ग्राम पंचायतों के गठन हेतु उचित कदम उठाएगा और उनको एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करेगा। तो ये सीधा पूछा जाएगा, स्वायत्त संस्था के रूप में इसको कौन विकसित करेगा, स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करेगा। यह अनुच्छेद 40 के अंदर था और ग्राम पंचायतों को एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करेगा। फिर जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो है 40। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें लोक सहायता का उपबंध कहा गया है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है या बूढ़ा हो गया है या निःशक्त है जन है तो उसको क्या है, लोक सहायता का उपबंध है, उसको सहायता दी जानी चाहिए कुछ दशाओं के अंदर। ये 41 अनुच्छेद के अंदर बताया गया है। फिर जो हमारा अगला अनुच्छेद है वह है, अब अनुच्छेद 42 के अंदर क्या कहा गया है कि प्रसूता सहायता, किसी को काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूता सहायता का उपबंध है इसके अंदर। इसमें क्या है, प्रसूता सहायता दी जाएगी। ये इस अनुच्छेद 42 के अंदर दिया गया है। फिर जो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 43। इसमें क्या कहा गया है कि कर्म कारकों को निर्वहन मजदूरी, जो कर्म कारक हैं उनको एक फिक्स मजदूरी देनी चाहिए जिससे कि क्या वो एक तो रेगुलर काम कर सके और उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। इसी को देख करके अपने 2 फरवरी 2006 एक डेट है, पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है, को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल में, एक नरपाला जगह है, मंडल है, उसके अंदर एक गांव है भद्रापल्ली, उसके अंदर क्या है, नरेगा की स्थापना की गई थी। नरेगा, तो पूछा जाएगा आपको कि नरेगा की स्थापना अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के माध्यम से की गई थी, तो अनुच्छेद 43 था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कर्मकारों को निर्वहन मजदूरी दी जाए और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की भद्रापल्ली ग्राम पंचायत से नरेगा की स्थापना की गई। तो ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर हम पढ़ते हैं आगे। अब जो अनुच्छेद 44 है, 44 के अंदर क्या बोला गया है कि समान सिविल संहिता। मैंने अनुच्छेद को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बता रखी है जिसके प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको यदि अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं तो आप उस
से अनुच्छेद को याद कीजिए, मात्र कोई 5 मिनट की वो ट्रिक है। उससे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो सेकंडों के अंदर याद रहेंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। क्योंकि स्टूडेंट की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रही है कि उनको अनुच्छेद याद नहीं रह पाते। वो याद तो करते हैं पर याद रहते नहीं अनुच्छेद। उसी को देख करके मैंने ये ट्रिक बनाई है उनके लिए। तो जो हमारा अगला है अनुच्छेद 44, इसमें क्या कहा गया है कि समान सिविल संहिता, मतलब कि सामाजिक क्षेत्र के कानूनों में एक रूपता स्थापित करना। इसने बोला है कि जो सामाजिक क्षेत्र के कानूनों में एक रूपता, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, एक रूपता को स्थापित करना। जैसे कि विवाह, तलाक, दहेज, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, इन सभी में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही होता है समान सिविल संहिता। ठीक है दोस्तों। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 45। इसमें क्या कहा गया है कि जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का इसमें क्या बताया गया है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, और यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है इसके अंदर। अब जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 46 है। अब अनुच्छेद 46 के अंदर क्या है कि एससी और एसटी को शिक्षा, मतलब कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति है या अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनको शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करना। मतलब कि जो भी दुर्बल है, कोई दुर्बल वर्ग हैं, उनको क्या है, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करना। मतलब उनके हितों का क्या है, संरक्षण करना चाहिए अपने को। अब जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 47। इसमें क्या कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार, मतलब कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। प्रत्येक व्यक्ति के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, इनको क्या है, ऊपर उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। इस अनुच्छेद के अंदर अपने को एक बात, औषधियों के बारे में एक बात याद रखनी है कि जो औषधियां शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती है उनका सेवन क्या है, निषेध किया गया है। मतलब जो औषधियां शरीर पर मतलब ऐसे गलत इफेक्ट डालती है उनका क्या है, सेवन बैन किया गया है इसके अंदर। जैसे कि कोई आदमी मदिरा पीता है तो इसमें मदिरा को क्या बताया गया है कि मदिरा आदमी के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको गलत माना गया है और इसे निषेध माना गया है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी। फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब जो अनुच्छेद 48 है इसमें क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन, मतलब अभी जो किसान कर रहे हैं कृषि और पशुपालन वो होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि क्या है, उनकी पशु नस्ल में सुधार हो सके और कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो जो 48 का संबंध क्या है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को करना। अब इस अनुच्छेद में अपने को यही बात याद रखनी है कि जो दुधारू एवं मालवाहक पशु है, विशेषकर गाय एवं बछड़े का वध इसमें निषेध किया गया है। फिर जो हमारा अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 49। मतलब उसमें है राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। कोई भी वस्तु है जो राष्ट्रीय महत्व की है तो उनका क्या करना है, अपने को संरक्षण करना है। तो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का अपने को क्या करना है, संरक्षण। फिर जो हमारा अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 50। इस अनुच्छेद 50 के अंदर क्या है कि लोक सेवाओं, ये स्वास्थ्य नहीं है, ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ सेवाएं होगी। स्वास्थ्य लोक सेवाओं के संबंध में ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है इसके अंदर। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 50 के अंदर लोक सेवाओं के संबंध में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण इसके अंदर बताया गया है। अब जो हमारा अगला अनुच्छेद है उसमें है राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधियां संधियों के प्रति आदर को बढ़ावा देना। मतलब इसमें क्या है, जो दो देशों के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय देशों के मध्य संधियां होती है उनको क्या है, बढ़ावा देना चाहिए। और आपसी विवादों के मध्यस्थता से निपटाना। जो आपसी विवाद है दो देशों के अंदर उनको क्या है, मध्यस्थता करके और उनका निपटारा करना।
ये इसके अंदर अनुच्छेद 51 के अंदर आता है। एक अपने वर्ड सुना होगा, विदेश नीति। विदेश नीति, ये जो विदेश नीति है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये विदेश नीति का उल्लेख अपने संविधान में नहीं है। संविधान में विदेश नीति का उल्लेख नहीं है, परंतु इसका निर्धारण है वो इसका निर्धारण अनुच्छेद 51 के आधार पर किया गया है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु इसका निर्धारण है वो अनुच्छेद 51 के आधार पर किया गया है। अब दोस्तों, जो भी आपने पढ़ा है 5 मिनट के अंदर सारा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई समझ नहीं आए वो वापस से देख लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि ये भाग 4 में आते हैं, 36 से 51 में आते हैं और इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये एक दिशा निर्देश के रूप में प्राप्त होते हैं और इसलिए इसको राज्य के कर्तव्य भी कहा जाता है और इनका लोक कल्याणकारी होते हैं ये। फिर हमने पढ़ा अम्बेडकर जी ने इनको कहा था अनोखी विशेषता, संविधान की अनोखी विशेषता कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा राज्य की आत्मा कहा इनको। केटी शाह ने कहा एक बैंक के चेक की भांति है, ये केटी शाह ने कहा। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 36, क्योंकि ये 36 से 51 है तो 36 के बारे में हमने पढ़ा कि राज्य की परिभाषा है और राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 के अंदर है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 37 के अंदर कोई न्यायिक कोई न्यायिक शक्ति लागू नहीं है, मतलब कि इन पे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है और ये वाद योग्य नहीं होते। ये पढ़ा हमने। फिर 38 में हमने पढ़ा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थापना करेंगे। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, उसमें क्या है, नीतियों का संचालन, मतलब राज्य ऐसी कोई नीतियों का संचालन नहीं करेगा जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़े, गलत इफेक्ट पड़े, वो नहीं करेगा। और स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा और इसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। नलसा सलसा डलसा के बारे में बताया गया है इसके अंदर। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 40, इसमें पढ़ा हमने ग्राम पंचायतों का गठन और इसमें ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगी, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 41 में, इसमें क्या क्या गया है, लोक सहायता का उपबंध किया गया है। 42 में हमने पढ़ा प्रसूता सहायता। 43 में हमने पढ़ा कर्मकारों को निर्वहन मजदूरी, मतलब कि जो काम करने वाले हैं उनको अपने जीवन निर्वहन करने के लिए प्रॉपर उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। उसी को देखते हुए 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपल्ला तहसील के भद्रापल्ली गांव में नरेगा की स्थापना की गई थी। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, इसमें एक रूपता होती है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 45 अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 46 में SC ST को शिक्षा और जो दुर्बल वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 47, इसमें क्या है, लोक स्वास्थ्य में सुधार और इसमें पोषाहार जीवन स्तर को बढ़ाना और ऐसी औषधियाँ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उन पर क्या करना, उनको निषेध करना, जैसे कि मदिरा सेवन। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 48, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ा था हमने। फिर 49 में हमने पढ़ा राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, या राष्ट्रीय मार्ग है उनका संरक्षण करना। फिर हमने 50 में पढ़ा कि लोक स्वास्थ्य के संबंध में लोक सेवाओं के संबंध में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण के बारे में हमने पढ़ा। और 51 में हमने पढ़ा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब कि दो देशों के मध्य संधियां करवाना, आपसी विवाद है उनका निपटारा करवाना। और हमने पढ़ा कि विदेश नीति का उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु इसका निर्धारण अनुच्छेद 51 के अंदर किया गया है। ये हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे नीति निर्देशक तत्व से, वो क्वेश्चन मैंने आपको सभी कवर करवा दिए हैं। ये चैप्टर आपको खाली पटवार में नहीं, और भी परीक्षाएं जिनमें हमारा संविधान पूछा जाता है उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत इसको शॉर्ट तरीके से और बहुत सरल तरीके से आपके सामने पेश किया है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये। इसी प्रकार हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और हमारी टीम अच्छे का मेहनत कर रही है इस फील्ड में। आप लोग यूं ही अपना प्यार बनाए रखें जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि हमें ये वीडियो अच्छी लगी है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्लासें चल रही है हमारी रेगुलर, इसमें आप उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं
और घर पर रह कर के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पटवार का यदि आपने सिलेबस कर रखा है तो आप रिवीजन कर रहे हैं, और नहीं कर रखा है तो आप सिलेबस कर रहे हैं कवर। बहुत आसान तरीके से हम आपको सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो इससे क्या है, आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए अपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।